Hello guys, namaste. Welcome Master IS Mentorship where we will discuss about the पॉलिटी का। हम सबसे पहले आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है पॉलिटी का। हम जहाँ पॉलिटी के बारे में आपको पूल की जानकारी देंगे। ठीक है, ये हमारा बेसिक है। ये क्या कहते हैं, यहाँ पर आप फर्स्ट पहले आप देखो ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि हमारा पहला लेक्चर है आज। हमसे यहाँ से हम कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटी का हम अपने बारे में पूरी कंप्लीट करेंगे। एम लक्ष्मीकांत और भी मेरे पास जो पॉलिटिक्स के बुक्स हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा ये आज सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे लिटिल बाय लिटिल। तो आज ये फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, प्लीज़ बेयर विथ मी टिल एंड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जो क्वेश्चन आ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, स्टार्टिंग के बारे में, तो हम यहाँ पर दिए हुए मैंने दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। व्हाट आर द इनिशियली what are the what are the initially true federalism, analyze the natural Indian federalism के बारे में बताना है। ठीक है, India is not a federalism but it has a defined federalism future allocate करना होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन और मेन सोर्स ऑफ इंडिया, ये वाला क्वेश्चन पूछ चुका है 2007 के अंदर, 8th में पूछ चुका है। ठीक है, डिस्कस द मेजर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर के बारे में पूछ चुका है। तो ठीक है, आज हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो इसकी बेसिक है वो हम पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन बताया है कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक क्या है, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, पीपल फेथ का डॉक्यूमेंट है, यानी कि इस देश में जो लोग रहते हैं उनका उनका विश्वास भरा हुआ एक पात्र बोल सकते हैं। जो विश्वास भरा पात्र है, जो पूरे लीगल सेंशन को अपने अंदर रखा हुआ है। ठीक है, ये फंडामेंटल लॉ बोल सकते हैं कंट्री का। ये हिंदुस्तान जो कंट्री है उसका फंडामेंटल लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड ऑल अदर लॉ और कंसिडर इन इंडिया टू बी अ वैलिड इन मस्ट टू बी अ कन्फर्म। ठीक है, अगर जो भी लॉ बनाए जाते हैं, ठीक है, वो वैलिड कराए जाएंगे, मस्ट बी अ कन्फर्म। जो अगर टू बी अ अगर उनको वैलिड कराना होगा तो उनको पहले कॉन्स्टिट्यूशन को देखना पड़ेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है, तभी वो बनाया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ वो नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, और ये जो रिलेशनशिप रहता है बिटवीन गवर्नमेंट और ठीक है, बिटवीन गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में ये एक एक आपने तालमेल बिठाता है। ठीक है, तो आप देखोगे तो हाँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास है, जो मतलब जो आप जैसे यूके के पास अनरिटन है, यानी कि आपके पास कोई भी इस बार लिखत में नहीं है। न्यूजीलैंड के पास भी कोई लिखत में नहीं है। ठीक है, वो लेकिन बाकी जो कंट्रियाँ हैं उनके पास, सबके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिखत में माना जाएगा। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, दूसरी बात ये हम आते हैं फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे फ्रेम किया गया है, क्या-क्या रखा गया है। ठीक है, ठीक है, तो आप ये ठीक है, तो ये चीज़ देखेंगे। तो ठीक है, दूसरा इम्पोर्टेंट देखिए, सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, इसके अंदर क्या किया गया था, फिर इसमें कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं फ़ोर्स कर दिए गए थे, लागू कर दिए गए थे। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे थे। पूरा जो कंप्लीटली अडॉप्ट किया था 6 जनवरी 1950 में गया था बाय डिज़ायर जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ये पूरा किया था। क्योंकि आपको मालूम, हमारे देश के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा ये पूरा कंप्लीट फ़ोर्स किया गया था। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे इट प्रेजेंटली रिप्रेजेंट, तो इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो सबसे पहले इसके अंदर रिप्रेजेंटेड जो हुए थे, तो देखिए इसमें 385 थे, उसमें थे 292 जो इलेक्टेड मेंबर थे ऑफ द प्रोविजन लेजिस्लेटिव असेंबली के, और 393 जो मेंबर थे वर नॉमिनेटेड बाय प्रिंसेस स्टेट। 93 जो मेंबर थे वो प्रिंसली स्टेट द्वारा नॉमिनेट कर दिए गए थे। लेकिन जो है मुस्लिम लीग ने जो इस पर विड्रॉ कर दिया था, यानी कि वो मुस्लिम लीग जो थी वो आई नहीं थी। उन्होंने क्या कह रहा था जुलाई 1947 में, ठीक है, जुलाई 1947 में पाकिस्तान को उन्होंने बनाने की बात रखी थी। ठीक है, एक सेपरेट कंट्री बनाने की बात रखी थी, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात रखी थी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, आप देखेंगे इसमें से 299 में से क्या होगा, 299 रिप्रेजेंटेटिव प्रोविजन से और 17 जो बन गए प्रिंसिपल स्टेट से बन गई। ठीक है, ये आखिरी में ये हुआ। ठीक है, जब अब ये मीटिंग जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन के, सबसे पहले ये देखिए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो बने थे इंटरिम प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, सबसे पहले इंटरिम प्रेसिडेंट बने थे 9 दिसंबर 1946 में। हमारी पहली मीटिंग जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें डॉक्टर सचिनेंद्रा सक्सेना थे। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ बनाई थी। उसके बाद जो हुआ था फिर आप देखेंगे फिर इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे प्रेसिडेंट। ये टेम्परेरी बने थे, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट बन गए थे 11 दिसंबर 1946 के अंदर।
ओके गाइज, ये दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे इसके अंदर, अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई थी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन और यूनियन पावर कमेटी, दोनों के हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट एडवाइजरी कमेटी के और ठीक है, एडवाइजरी कमेटी के दोनों के जो हेड कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू माइनॉरिटी और कम्युनिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एक्सेट्रा, ऑल दीज कमेटी सबमिट दिस रिपोर्ट टू द डिस्कशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये सारी कमेटी होंगी जो जो आपको डिस्कशन करके कराई जाएगी, ठीक है। फिर जो आपके लास्ट में जो चेयरमैन जो बने थे इसके आप देखेंगे 29 अगस्त 1947 में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बने, इसके चेयरमैन थे, ठीक है। और उनके उनके साथ साथ दो अन्य व्यक्ति भी थे, ठीक है। वो भी लॉयर और जूरिस्ट थे, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन आपके में आ सकता है, ठीक है। आलंदी और के एम मुंशी जी, ठीक है। ये दो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ दो और व्यक्तियों के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है गाइस। ये जो मैं इसकी बात कर रहा था, हमारे जो फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन जो अब लागू हो गया था 26 नवंबर को, तो उसमें से कुछ आर्टिकल्स लागू हो गए थे। तो वो उसमें था 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 336, 367, 376 और 380, 388, 391, ये सब जो है ये हमारे ये 6/26/1949 में ये लागू हो गए थे। ये चार, ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ये यहाँ पर लागू कर दिए गए थे, ठीक है। ओके गाइस, अब बात करते हैं यहाँ पर हम दूसरी, ठीक है। फिर जो आपने 6 जनवरी को जो 26 जनवरी को हमारा जो बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन पास था वो परमानेंटली कॉन्स्टिट्यूशन फोर्सली आ गया था, ठीक है। हम ये देखिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये है इसमें से कई चीज़ें से हमने कुछ जगहों से हमने बोरो करी है, मगर ये बोरो का मतलब ये नहीं है कि हमने रूबरू ऐसे ही उतार दी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने कुछ इसमें से चेंजिंग करे हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज किया है, ठीक है। आप देखेंगे नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है बनता है बिगड़ता है, बनता बिगड़ता है, कहा जाता है कि वो अभी तक ही नहीं बन पाया है, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम इसको इस तरीके से कभी नहीं देखना चाहिए कि हमने वो उसको किसी से बोरो किया है। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे 2 साल 6 महीने 11 दिन लगे इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, ठीक है। जब इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमें इतना वक्त लगा है, तो ये किसी भी कीमत पे आप ये नहीं बोल सकते कि हमने किसी चीज़ से बोरो किया। हाँ, ये मगर हाँ, हमने कुछ उनसे चीज़ें ली ज़रूर है, मगर हमने अकॉर्डिंग अपने देश को अपने अकॉर्डिंग अपनी हमारे जो लोग रहते हैं उनके अकॉर्डिंग इस चीज़ को पूरा ही एक्सेप्ट उतारा। और आप देख सकते हैं कि देश आज़ाद होने के बाद हम लोग सारे जितने भी ये जो भी ओबीसी होते हुए, जनरल हुए, एससी एसटी के लोग हुए, ये आप कितने नहीं खूबसूरत तरीके से इस देश में रह रहे हैं, ठीक है। तो सबके हितों का ख्याल रखते हुए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा, ठीक है। अब जब बात करते हैं जो हमने 1935 से एक्ट 1935 से हमने क्या लिया, देखिए फेडरल सिस्टम लिया है, ठीक है। इमरजेंसी पावर लिए इमरजेंसी पावर लिए, मेकिंग अ लॉ प्रेसिडेंटली ठीक है। लॉ कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। मैं ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट की और गवर्नेंस की पावर के लिए लिया है। ऑफिस ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। पावर ऑफ फेडरल जुडिशरी जुडिशरी के ठीक है कि क्या पावर के बारे में हमने 1935 एक्ट से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऐसे लिया गया है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर फॉर बोथ सेंटर और स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये भी हमने 1935 से ये सारी चीज़ें हमने ली है। इंग्लैंड यानी कि यूके से हमने क्या क्या लिया है, देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने यूके से लिया है, क्योंकि हम अंग्रेज़ों के ही गुलाम रहे हैं, तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम वहाँ से लिया है, ठीक है। बाय केमिकल अमेरिका पार्लियामेंट वहाँ से लिया है, प्राइम मिनिस्टर ये हमने वहाँ से लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री वहाँ से लिया है, सिंगल सिटीजन हमने वहाँ से लिया है, ठीक है। आप देखेंगे यूएसए में सिंगल सिटीजन देंगे, क्योंकि यूएसए जो हुआ था वो अलग अलग गुलाम हम देखेंगे हमसे देश आज़ाद होने से पहले ही यूएसए आज़ाद हो गया था। यूएसए को एक्चुअली यूएसए में क्या हुआ करता था, अंग्रेज़ लोग जिन लोगों को अगर उनको कहा से हमारे यहाँ काले पानी की सज़ा दी जाती थी तो अंडमान निकोबार में दिया जाता है। ऐसे ही अंग्रेज़ों के टाइम पे किसी को अगर वहाँ पर किसी को सज़ा देनी होती थी, वो वहाँ अमेरिका के में वहाँ पर भेज दे देते थे। तो अमेरिका में वहाँ भेज देते थे, तो वहाँ पर लोग वहाँ रहने लगे। तो वो ऐसी अलग अलग कम्युनिटी के लगा, तो सब कम्युनिटी मिल मिल के वहाँ पर क्या हुआ, एक एक क्या बन गया, यूएसए बन गया था, ठीक है। तो ये अलग अलग लोग वहाँ रहने लगे और फिर वो जो फिर वो एक साथ मिलने लगे,
तो एक यूएसए नाम रख गया। मगर कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर अलग-अलग स्टेट्स तो साथ मिलके जब एक यूएसए बना है, मगर यहाँ पर क्या है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, पूरा ही और इंडिया जो था पूरा ही एक ही था। हाँ, कुछ चीज़ें बाद में ऐड ऐड करी गई हैं, ठीक है? वो मैं आपको बता दूँगा कि चीज़ें जो हैं हमने किस तरीके से ली हैं और क्या क्या हुआ वो मैं आपको बता दूँगा। जैसे कि हैदराबाद लिया गया है, ठीक है? और हमें जो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर जो आज हमारा पार्ट है, तो हमने किस तरीके से लिया वो हम आपको बता देंगे, ठीक है? तो स्टार्टिंग में आप ये हमने लिया है, ठीक है? सिंगल सिटीज़न से हमारी यूके से ली गई है, ठीक है? ऑफिस ऑफ कैग कैग कब है राइट ऑफ जुडिशरी, ठीक है? कितने रेट होने चाहिए, ये हमने लिया है कोड ऑफ लॉ, ठीक है? ये हमने लिया गया है, ठीक है? लॉ ऑफ रूल्स ऑफ लॉ के रूल्स कितने होने चाहिए, ये हमने लिया है। देखिए यूएसए से हमने क्या लिया है, यूएसए से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से लिए हैं। ये एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभार लिखने के लिए, कभी कभार मैच करने के लिए, ठीक है? क्योंकि आजकल देखेंगे जो है आपने यूपीएससी का देखा होगा चेंज हो गया है, स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसको ज़रा ध्यान रखिए कि ये छोटी-छोटी चीज़ें कभी एग्ज़ाम में आ सकती हैं और ये आपको आप लग रहा होगा ये बहुत सारी चीज़ बहुत बेसिक चीज़ें रहे हमारे समझ में नहीं आ रही, मतलब क्या पढ़े इन्हें, बोरिंग लग रही होगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तो आपके बिल्कुल अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएँगी और इसको बिल्कुल लाइटली लेने की कोशिश ना करें। एग्ज़ाम में आ जाती हैं ये और जब आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, ठीक है? आई हुई चीज़ छूट जाए तो बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, ठीक है? तो आप देखेंगे ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट ऑफ फंडामेंटल है, सुप्रीम कोर्ट हमने यूएसए से लिया है, प्रेसिडेंट एज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट होना हमने लिया है, ठीक है? एंड जुडिशियरी रिव्यू जो भी हमने यूएसए से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट लिया है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लिया है और सेंटर और स्टेट के बारे में लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमने यूएसआर से लिए गई है, ठीक है? यानी कि आज जो रशिया हुआ है, ठीक है? जर्मनी से हमने क्या-क्या लिया है, प्रोविज़न ऑफ कंपल्सरी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है? इमरजेंसी के टाइम पे हमारे को जो फंडामेंटल राइट सस्पेंस हो जाते हैं तो वो कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, आर्टिकल 21 नहीं हो सकता और आर्टिकल 19 नहीं हो सकता, ठीक है? ये आपको ध्यान रखेंगे जब फंडामेंटल राइट वो लग जाती है, ठीक है? तो ये 2 आर्टिकल्स आपके नहीं अगर इमरजेंसी भी लगी है तो ये 2 आर्टिकल्स आपके रहेंगे, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, ठीक है? तो ये आप बताया गया, ठीक है? और कनाडा से हमने फेडरल, ठीक है? और रेजिडेंशियल पावर ली है, ठीक है? और क देखिए क फेडरल सिस्टम लिया है। यूएस साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड इलेक्टिंग मेंबर ऑफ राज्यसभा में किस तरह से इलेक्टिंग मेंबर होने चाहिए ये लिया है और कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंडमेंट करना है ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, ठीक है? आइरलैंड से हमने क्या-क्या लिया है? आइरलैंड से हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी के बारे में क्या कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टेट के अंदर किस तरीके से वर्क होना चाहिए, कैसे प्रिंसिपल होना चाहिए, ये हमने आइरलैंड से लिया है, ठीक है? और नॉमिनेशन राज्यसभा में नॉमिनेशन जो मेंबर होने चाहिए, ठीक है, बाय प्रेसिडेंट द्वारा चुने जाते हैं, वो जो हमने वो भी आइरलैंड से लिया है, ठीक है? ये सब चीज़ें जो हमने आइरलैंड से ली हैं। अब बात करते हैं शेड्यूल्स की। देखिए सबसे पहले जो शेड्यूल हमारे स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में जो हमारे 8 थे शेड्यूल, तो आप इसमें जोड़-जोड़ के इसमें कितने हो गए, 12 हो गए। इसमें कितने हो गए, स्टार्टिंग में 8 थे, अब जोड़ के इसमें 12 हो गए, ठीक है? वेरियस बार-बार इसमें जोड़ा गया, ठीक है? अब शेड्यूल का मतलब होता क्या है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, शेड्यूल होती क्या चीज़ है, ठीक है? हैं? ये चीज़ हमें देखनी ही पड़ेगी। तो शेड्यूल का मतलब क्या होता है, मैं बताऊँगा। देखिए ऐसे है कि हमारे यहाँ आप देखेंगे एक प्रेम्बल होता है, ठीक है? दूसरा हमारा देखिए प्रेम्बल होता है, दूसरा हमारा आर्टिकल्स होते हैं, तीसरा हमारा शेड्यूल होता है और एक और जो हुआ करता था क्या कहते हैं, आप देखेंगे 35 क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर का जो आप वो हट गया तो उसका कहने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है? तो अब ये तीन पार्ट्सों में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बटा हुआ है, ठीक है? तो शेड्यूल क्या है, एक्चुअली क्या है, जब आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल्स के बारे में दिया आपको, ये आर्टिकल्स इसमें दिया हुआ है, ये आर्टिकल इसमें दिया हुआ है, ये आर्टिकल इतना इसके बारे में देते हैं, ठीक है? तो आर्टिकल्स क्या होता है कि वो आर्टिकल्स में ना आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं दी हुई है, मतलब बहुत सारी, मतलब वो पूरा डिफाइन नहीं दिया हुआ आर्टिकल्स, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ, तो हमें अगर वहाँ अगर आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो वो
आर्टिकल के बारे में आपको देखना कुछ लिखा हुआ उसके बारे में वहाँ लिखा रहता है कि आप ये शेड्यूल देखें, ठीक है। शेड्यूल नंबर आप ये देखें, तो इस आर्टिकल से रिलेटेड ये शेड्यूल वहाँ पर मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो चीज़ आर्टिकल्स में पूरी डिफाइन नहीं दी हुई है तो हमें क्या करना पड़ता है, वो शेड्यूल में देखना पड़ता है। तो ये शेड्यूल हमारे इस काम में आता है, ठीक है। पहले 8th थे, अब 12th हो गए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल फर्स्ट की। शेड्यूल फर्स्ट क्या है, कंटेन द लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। देखिए मैं इस लाइन से थोड़ा सा कुछ चीज़ हॉट पॉट छोड़ी होगी, समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए जो भी जैसे कि हमारा ये, ठीक है, ये सॉरी ड्यू टू रिस्पेक्ट मैं थोड़ा सा गलत बना रहा हूँ। तो ये हमारा पाक ऑक्युपाइड एरिया है जिसमें चाहे पाकिस्तान ने इसमें ले लिया है, ठीक है। और इधर हमारा अक्साई चीन है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा ये भी हमारा जो चीन ने ले लिया है 1962 के अंदर। जब लड़ाई हुई थी तो चाइना ने हमसे ये एरिया ले लिया था, ठीक है। और ये पाक ऑक्युपाइड एरिया, ये दोनों एरिया हमसे ले लिया है, ठीक है। आप मान लिया जाए कि अगर एक वक्त ऐसा आएगा कि हम है ना ये एरिया भी हम इनसे ले लेते हैं और ये वाला एरिया भी दोनों हम इनसे ले लेते हैं, तो ये क्या स्टेट कहलाया जाएगा, ठीक है। इनिशियली तो हम इनको स्टेट नहीं बोलेंगे, हम ये कह देंगे इट इज़ द पार्ट ऑफ इट इज़ द पार्ट ऑफ ऑफ इंडिया, ठीक है। इट इज़ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की ये टेरिटरी है, ठीक है। हम स्टार्टिंग में इसे स्टेट नहीं बोल सकते, इट इज़ द टेरिटरी ऑफ इंडिया ही बोलेंगे, ठीक है। तो इसी मारे ये बोला होता है द कंटेंट द लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ये ठीक है। ये आप मेरे बात समझ लीजिए, इसके अंदर ये है बात दी हुई है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, मैंने आपको ये समझ दिया, ठीक है। बात करते हैं शेड्यूल सेकंड की। बात करते हैं हम शेड्यूल सेकंड की। शेड्यूल सेकंड के अंदर जो दिया हुआ है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, हर इंसान के बारे में अलग अलग वो दिया हुआ है, ठीक है। इसमें प्रेसिडेंट के बारे में इसमें 5 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। 5 पार्ट्स हैं ABCD करके, ठीक है। तो पहले में जो दिया प्रेसिडेंट के अलाइनमेंट के बारे में दिया हुआ, उनको कितनी सैलरी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब बारे में दिया, ठीक है। दूसरे बारे में ऑमेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। और प्लस इसमें पार्ट 3 में दिया हुआ है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, लोकसभा के चेयरमैन, राज्यसभा और इन सब के बारे में जो हुआ कंटेंट और प्रोविजन के बारे में पूरा डिटेल दिया है। उनके बारे में कितनी सैलरी होनी चाहिए, कितने अलॉटमेंट होने चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब उनके दिया है, ठीक है, ठीक है। और जुडिशरी और अलाइनमेंट और जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट के जुडिशरी के बारे में कितनी उनकी सैलरी होनी चाहिए, किस तरीके से औत लेते हैं, ठीक है, से शेड्यूल होना चाहिए और मतलब प्रोविज़न दिया हुआ, ये सब उसके बारे में दिया है, ठीक है। और फिर आखिरी में जो पार्ट C है उसके अंदर में कंट्रोल ऑडिटर्स कैग के बारे में दिया है, प्रोविज़न के उनके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में दिया है, ठीक है। उनके और सब उनके बारे में ये सब दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल आर्टिकल थर्ड की बात करते हैं। गाइस ये थोड़ा सा मुझे मुझे मिस्टेक लग रही है गाइस, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, आप इस पर ध्यान नहीं दिएंगे, मैं ये बता देता हूँ। आर्टिकल 3 जो है, आर्टिकल 3 में ऑथ 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 के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ आप और ले सकते हैं, आई थिंक ये वाला औत दी हुई है, औत में औत दी हुई है, इसके अंदर क्या है अब और ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें और ले सकते हैं, ठीक है। कौन कौन और ले सकता है इसके अंदर, ठीक है। यूनियन और स्टेट के मिनिस्टर ले सकते हैं, पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ले सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव कैग और कैग कैग ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होते हैं, जज होते हैं और हाई कोर्ट के जज होते हैं, ये सब ऑथ ले सकते हैं आर्टिकल 3 और शेड्यूल 6 के अंदर, इसमें ऑथ के बारे में दिया हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल जो शेड्यूल 6 है इसमें सबके बारे में ऑथ के बारे में दिया हुआ है, लेकिन एक्सेप्ट ऑफ किन के बारे में नहीं दिया, प्रेसिडेंट की ऑथ के बारे में नहीं जिक्र है इसके अंदर, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जिक्र नहीं है और गवर्नर के बारे में जिक्र नहीं है आर्टिकल 3 में, ठीक है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, हम आपको देखने में इसका जब आप टाइपिंग जब डाउनलोड करेंगे मैं वहाँ सही कर दूंगा, ठीक है। फिर आपका आता है शेड्यूल 4 के अंदर जो दिया हुआ है अलॉटमेंट सीट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला भी मुझे थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है, ये दो चीज़ें मुझे मिसप्रिंट लग रही हैं, ठीक है। हाँ ये दो चीज़ें इसमें इसमें क्या दिया हुआ शेड्यूल के 4 के अंदर शेड्यूल जो 5th है उसमें क्या दिया हुआ है, शेड्यूल 4 जो है अलॉटमेंट और सीट के बारे में दिया हुआ है, यानी कि आप देखेंगे इसके अंदर यूनियन टेरिटरी के बारे में दिया, यानी कि राज्यसभा के अंदर आप देखेंगे राज्यसभा के अंदर जो होता है किस स्टेट से कितने मेंबर जाना चाहिए, कितने अलॉटमेंट सीट होनी चाहिए यूनियन टेरिटरी, ये जिक्र इस किस में दिया हुआ है, आर्टिकल 4 में दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। शेड्यूल जो 4th है इसके अंदर
आप राज्यसभा में पंजाब से कितने जाएंगे मेंबर्स, यूपी से कितने जाएंगे, यूएस ठीक है, गोवा से कितने जाएंगे। तो ये जो दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, आर्टिकल शेड्यूल 4 में दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 5 की। आर्टिकल 5 के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दिया हुआ है शेड्यूल। ठीक है, ट्राइबल्स एरिया और शेड्यूल एरिया के बारे में ध्यान रखिए। और ठीक है, ये दिया हुआ है, यानी कि इसके अंदर आर्टिकल 5 में एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल और शेड्यूल्स एरिया जो होते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजन के बारे में शेड्यूल 5 में दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 6 में जो भी दिया हुआ है इनमें ठीक है, आर्टिकल 6 में भी दिया हुआ है, लेकिन आर्टिकल जो 5 में सबके यानी कि ये आप देखेंगे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा के बारे में नहीं दिया हुआ है। त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा छोड़ के बाकी बाकी जितने भी स्टेट है वो अगर उनकी बात करोगे, ट्राइब्स की बात करोगे, वो उनके बारे में दिया हुआ है। लेकिन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के स्पेशली दिया हुआ है शेड्यूल 6 के अंदर। ठीक है, शेड्यूल 6 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, और आप देखेंगे ये शेड्यूल 6 है जिसके लिए लेह और लद्दाख, ठीक है, लद्दाख के लोग अभी यहाँ पर अनशन करने आए थे। ठीक है, जिनके लिए आपने अभी मूवी भी देखी होगी 3 इडियट, तो उसमें जो रोल आमिर खान ने निभाया तो उनके साइंटिस्ट भी यहाँ पर आए थे। तो शेड्यूल को इसी में मांग रहे हैं कि वो लद्दाख का भी हमें प्रोविजन शेड्यूल 6 में दिया जाए। ठीक है, जो शेड्यूल 6 में यहाँ पर प्रोविजन दिया हुआ है इसके भी बारे में बताएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट ही उठाती है। 90% जो भी वहाँ का खर्चा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है और 10% स्टेट उठाती है। तो उसी मारे वो इसका मान रहे थे शेड्यूल 6 में हमें रख दिया जाए हमारे ले ऑफ लद्दाख को। ठीक है, अब बात करते हैं शेड्यूल 7 की। शेड्यूल 7 में देखिए 3 लिस्टें होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरर लिस्ट। ठीक है, कौन से शेड्यूल में दी हुई है, शेड्यूल 7 में दी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरर लिस्ट। ठीक है, जो अगर यूनियन एरियन जो लॉ बना सकती है वो स्टेट नहीं बनाएगी, इसका मतलब ठीक है, वो देखिए जो ठीक है, जो स्टेट बनाएगी वो यूनियन नहीं बना सकती, क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि ये सब्जेक्ट है ऐसे कि लैंड का रिफॉर्म है तो वो स्टेट लिस्ट में आ सकता है, वो यूनियन में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, ये सी ठीक है, हेल्थ जो है स्टेट में आती है वो यूनियन में नहीं आएगी। ठीक है, तो यूनियन में आएगी। ठीक है, जो हेल्थ का जो भी होगा इशू ये स्टेट स्टार्ट करेंगे। एग्रीकल्चर का जो आपने देखा होगा अभी प्राइम मिनिस्टर ने वो निकाला था अपना, वापस दोबारा लेना पड़ा। ठीक है, वो जो आर्टिकल वो जो वो सब्जेक्ट था वो कौन सी लिस्ट में था, वो स्टेट में था, वो यूनियन में था ही नहीं। तो क्या कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को वो अपना लेना पड़ा। आपने देखा होगा जम्मू का क्या कहते हैं पंजाब में अभी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन हुआ था, वो अनशन पे बैठ गए थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर हैं। ठीक है, आप कंकरेंट लिस्ट की बात करते हैं, कंकरेंट में दोनों मिलके बना सकते हैं। ठीक है, कंकरेंट में दोनों स्टेट और यूनियन दोनों मिलके अपना कोई भी लॉ बनाना हो दोनों मिलके रजामंदी से बना सकते हैं। मगर अगर इसमें अगर यूनियन ने पहले बना दिया होगा तो वो स्टेट नहीं बना सकती। ठीक है, फिर आर्टिकल शेड्यूल 8 की बात करते हैं। शेड्यूल 8 में जो है 22 लैंग्वेज होती हैं। शेड्यूल 8 में जो होती हैं 22 लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, और 9th शेड्यूल की बात करें, देखिए अभी 9th शेड्यूल थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसका समझिएगा। 9th शेड्यूल के अंदर क्या है हुआ है कि देखिए जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आपको मालूम होगा कि हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ी थी। डेवलपमेंट का मतलब कि हमें रोड बनाने की ज़रूरत होता, और जिसके पास ज़मीनें थी, जिनके पास अपनी ज़मीनें थी वो अपने वहाँ से वो निकालने ही नहीं दे रहे थे रोड। तो फिर इसको क्या करा गया था, तो फिर इससे ये फंडामेंटल राइट बोल के इसको वहाँ पर गया गया, और ये वहाँ पर वो नहीं रखी गई। ठीक है, फंडामेंटल राइट बन के इसे रख दिया गया। फिर वो ये चीज़ फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ठीक है, तो फिर क्या हुआ, 9th शेड्यूल का आगाज़ हुआ और इसमें बोला कि अगर 9th शेड्यूल में जो भी चीज़ रखी जाएगी उसको कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती है। ठीक है, तो वहाँ पहले तो उसे हटा दिया गया। हटा देने के बाद और फिर ये बोला कि जो भी 9 शेड्यूल में कहा उसे जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती। ये करके 9 शेड्यूल बनाया गया। ठीक है, फिर बाद में केशवानंद भारती एक केस आया 1973 के अंदर। ये ध्यान रखिए, हमारा पहला अमेंडमेंट हुआ था ये। ठीक है, लैंड रिफॉर्म का, क्योंकि हमें देश को आगे बढ़ाना था, हमें रोड बनानी थी, तो ये वो अपना फंडामेंटल राइट बना के वो देश को आगे ले गए थे। मतलब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ले गए थे कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए ये शेड्यूल 9 बनाया गया। शेड्यूल 9 में ये बोला गया कि अब शेड्यूल 9 में जो रखा गया है उसका जुडिशरी रिव्यू नहीं हो सकता। ठीक है, फिर केशवानंद भारती आया और उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है कि जो जिस तरह का फंडामेंटल राइट अगर हनन हो रहा है तो हम उसका रिव्यू कर सकते हैं, चाहे वो जुडिशरी शेड्यूल 9 में हो।
ठीक है, ये बात रखी गई। अब बात करते हैं शेड्यूल 10th की। शेड्यूल 10th के अंदर जो दिया हुआ है शेड्यूल 10th में है दिया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? एंटी डिफेक्शन लॉ में अगर आप देखोगे तो एंटी डिफेक्शन जो लॉ होता है उसके अंदर उसके अंदर कि कोई भी जैसे कि आपने ये देखा होगा वो राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश करी गई, ठीक है, एमपी में अगर सरकार गिराने की कोशिश करी गई, ठीक है, ये सब जो होता है ये गुजरात में क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में शिकार करने के लिए, ठीक है। तो आया राम गया राम वाली बात हो गई थी, ठीक है। तो ये राजीव गांधी लेके आए थे अपने टाइम पे, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला था कि एक व्यक्ति यहाँ चले जाता है सुबह कि अगर आप देखोगे कई व्यक्ति जो कई नेता थे सुबह तो किसी पार्टी में थे और शाम को किसी पार्टी में हो गए। तो इसी तरीके से उन्होंने ये चीज़ एंटी डिफेक्शन लॉ लाए थे कि आज व्यक्ति यहाँ पर है तो सुबह वहाँ पर है। तो ये आज राम गया राम वाला करके उन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ लाए थे, ठीक है। तो कि इसमें बोला कि 1/3 व्यक्ति जो भी पार्लियामेंट के हो उसमें से 1/3 व्यक्ति ये अगर जाएंगे तो तब ही जाके वो पूरी पार्टी हो सकती है, अदरवाइज एक व्यक्ति या दो व्यक्ति नहीं जा सकते। ये लाके एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था, ठीक है। फिर 11 शेड्यूल की बात करते हैं। 11 शेड्यूल में अगर देखेंगे 11 शेड्यूल और 12 शेड्यूल दोनों एक ही शेड्यूल है, इसमें दोनों एक ही साल लाके गए थे, ठीक है। तो ये कब आया था? ये अगर आप देखेंगे ये 1992 के अंदर आया था और ये 11th और 12th ये दोनों शेड्यूल एक साथ आए गए थे, ठीक है। ये 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थे और ये 74 अमेंडमेंट के थे लाया गया था, ठीक है। दोनों चीज़ें अपने पास रखी गई थी। सबसे पहले इसके अंदर जो बात होती है यहाँ देखेंगे तो ये पंचायत कहेंगे पंचायत जो बनाई गई थी क्योंकि गाँव के लिए तो वहाँ ये शेड्यूल 11th में और दूसरा जो बनाई गई थी आप देखेंगे शेड्यूल 12th में ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो बनाई गई थी ये शेड्यूल 12th के मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई थी और ये अमेंडमेंट ऐड करा 74 के तहत है। ओके गाइस, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है गाइस। और प्लीज़ ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें जो भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे से बता सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।